हेलो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार और मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो आपके लिए सीडीपी पोर्शन के लिए है या फिर ये कह लीजिए कि साइकोलॉजी पोर्शन के लिए है। साइकोलॉजी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। इस वीडियो में जो टॉपिक है वो आपका है लर्निंग। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ढंग से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि सीडीपी या साइकोलॉजी उसका ये अहम टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लर्निंग। इसमें क्या कुछ कंसेप्ट है, लर्निंग थ्योरीज क्या हैं, लर्निंग डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, प्ले वे मेथड्स कौन कौन से हैं, लर्निंग ट्रांसफेरेंस कौन सी है, ये सब चीज़ें हम इसमें करेंगे। तो मैं आपको वन बाय वन एक बार बता देता हूँ इस टॉपिक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस टॉपिक में आपको लर्निंग डेफिनेशंस, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, प्ले वे मेथड्स ऑफ लर्निंग, ट्रांसफेरेंस ऑफ लर्निंग, हिंदी में बात करें तो अधिगम के स्थानांतरण, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे प्लेटियो ऑफ लर्निंग, ठीक है, अधिगम के पठार, कर्व ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरीज, लर्निंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। बेसिकली इस टॉपिक में आपके पास ये सब है, ये की पॉइंट्स हैं आपके पास कि मेरा जो ये आपके पास लेक्चर है, वीडियो है, इस वीडियो में इस लर्निंग चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा। इस लर्निंग चैप्टर में आपको लर्निंग डेफिनेशन मिलेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग है, इसमें प्ले वे मेथड्स ऑफ लर्निंग है, इसमें ट्रांसफेरेंस ऑफ लर्निंग है, ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण, इसमें प्लेटियो ऑफ लर्निंग है, अधिगम के पठार, इसमें कर्व ऑफ लर्निंग है, जे शेप और एस शेप कर्व जो इसके बनते हैं वो है, इसमें लर्निंग थ्योरीज हैं, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत हैं, और लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, अधिगम निर्योग्यताएं हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम करेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। ये सब आपको वीडियोज में एज इट इज मिलेंगे। डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, डेफिनेशंस। डियर स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन है, ठीक है, क्रो एंड करो के द्वारा। जैसा कि इस नाम के अंदर 3 वर्ड दिए गए हैं, इस नेम के अंदर 3 वर्ड दिए गए हैं, क्रो एंड करो, तो हम जो सीखेंगे वो भी 3 चीजें हैं। वो आपके पास है आदत,
ज्ञान और अभिवृत्ति। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। टू लर्न हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। टू लर्न हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स, आपको इन वर्ड्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि हैबिट क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है। तो वन बाय वन देख लीजिए। हैबिट की अगर बात की जाए, आदत किसे कहेंगे? जब कोई काम स्वतः होने लग जाता है, जब कोई वर्क ऑटोमेटिकली होने लग जाता है, तो दैट इज नोन एज हैबिट। मतलब जब कोई कार्य स्वतः होने लगे। मीन्स आपके पास कभी एचटेट में क्वेश्चन ये आया था, ये आदत क्या है? तो जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसे आदत नहीं कहते। आदत क्या होती है? जब कोई काम खुद होने लग जाता है। मीन जैसे कि नाखून चबाना, मतलब कि नाखून अपने आप मुंह में चले जाते हैं। सेम केस, ठीक है। अंगूठा चूसना, बालों में हाथ मारना, ये काम अपने आप शुरू हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी ये हाथ बालों में, मुंह में अपने आप चला जाता है। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको आदत बोला जाएगा। तो आदत क्या है? आदत होती है जब कोई काम स्वतः होने लगे तो उसको आदत बोलेंगे। नॉलेज क्या होती है? जब किसी चीज को फर्स्ट टाइम गेन किया जाता है। एनीथिंग विच इज गेन फर्स्ट टाइम। जब किसी चीज को पहली बार ग्रहण किया जाता है। जब किसी चीज को पहली बार ग्रहण किया जाता है। एनीथिंग विच इज गेन फर्स्ट टाइम, पहली बार ग्रहण किया जाता है तो उसको नॉलेज बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। कोई भी चीज पहली बार हमें पता लगेगी तो वो क्या कहलाएगी? उसको नॉलेज बोलेंगे। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मीनिंग होता है टू व्यू, या ये कह लीजिए कि देखने का नजरिया, या ये कह लीजिए किसी चीज के प्रति किसी का दृष्टिकोण। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। मतलब किसी का नजरिया, किसी का व्यू, किसी का दृष्टिकोण किसी चीज के प्रति कैसा है, वो एटीट्यूड कहलाता है। मीन्स मेरा यहां पे बताने का मतलब ये था कि करो एंड करो की डेफिनेशन क्या है? टू गेन हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड लर्निंग। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। आदत किसे कहते हैं? जब कोई काम स्वतः होने लग जाता है तो आदत कहते हैं। नॉलेज किसे कहते हैं? जब कोई चीज पहली बार सीखी जाती है तो उसे नॉलेज कहते हैं। एटीट्यूड क्या होगा? किसी चीज के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका अपना नजरिया क्या है, वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। तो ये डेफिनेशन किसने दी? क्रो एंड क्रो ने ये डेफिनेशन दी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज, सेकंड डेफिनेशन है वुड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, वुड्सवर्थ। इस नाम में जैसे कि देखा गया वुड्सवर्थ, दो वर्ड हैं, तो यहां पे हम दो ही चीजें सीखेंगे। दो चीजें क्या क्या हैं? एक नई आदत और नई अनुक्रिया। नई आदत और नई अनुक्रिया को ग्रहण करना, ठीक, अधिगम कहलाता है। न्यू हैबिट एंड न्यू रिस्पॉन्स। To gain new habit and new response is known as learning. नई आदत और नई अनुक्रिया को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मीनिंग ये है कि एक बच्चा है,
उस बच्चे ने कुछ भी लर्न किया या कुछ भी सीखा, समथिंग एल्स, उसको कोई किसी भी चीज़ की जानकारी है, तो उस जानकारी का वो प्रदर्शन कैसे करता है, उसका रिस्पॉन्ड करने का मेथड क्या है। अब मान लीजिए जैसे कि क्लास की बात की जाए, एक टीचर क्लास में जब एंटर करता है तो कुछ बच्चों की आदत होती है गुड मॉर्निंग सर। कुछ बच्चे जैसे स्कूल लेवल पे ऐसा देखा जाता है कि पूरी की पूरी क्लास स्टैंड अप हो जाती है और टीचर का वेलकम करती है। जब वही बच्चे जब कॉलेज लेवल पे चले जाते हैं या और हायर लेवल पे चले जाते हैं तो वो क्लास स्टैंड अप होने वाला मुद्दा कई बार खत्म हो जाता है, रिस्पॉन्स करने का उनका एक मेथड चेंज हो जाता है, तो वो आपके पास न्यू रिस्पॉन्स बन जाता है। तो नई आदत, नई अनुक्रिया को ग्रहण करना अधिगम कहलाता है। ये किसने समझा, ये बताया वुड्सवर्थ ने। तीसरी डेफिनेशन है स्किनर के द्वारा। स्किनर की जो स्पेलिंग है SKINNER, स्किनर जब हम बोलेंगे तो इसकी साउंड शक से शुरू होती है, और जब हमें किसी पे शक होता है तो क्या होता है, जानने की इच्छा बढ़ जाती है। जब हमें किसी पे शक होता है तो क्या होता है, जानने की इच्छा बढ़ जाती है। तो जानने की इच्छा में वृद्धि होना अधिगम कहलाता है। जानने की इच्छा में वृद्धि होना अधिगम कहलाता है। Increase in willpower to know. Increase in willpower to know is called learning. Increase in willpower to know is called learning. जानने की इच्छा में वृद्धि होना अधिगम कहलाता है। कि टीचर ने कोई बात बताई है, बच्चा उसके बारे में और जानकारी लेना चाहता है, या बच्चे को कोई चीज मालूम है, बच्चा उसके बारे में और जानकारी लेना चाहता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसकी, वो बार बार कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है। तो वो डेफिनेशन किसने समझा रखी है, स्किनर ने समझा रखी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जे गिलफोर्ड के द्वारा। जे गिलफोर्ड मतलब जोसेफ गिलफोर्ड। जे गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यवहार से व्यवहार में बदलाव अधिगम कहलाता है। चेंज इन बिहेवियर बाय बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर बाय बिहेवियर। किसी एक के व्यवहार से किसी दूसरे के व्यवहार में बदलाव होना अधिगम कहलाता है। किसी एक के व्यवहार से किसी दूसरे के व्यवहार में बदलाव होना अधिगम कहलाता है। डेफिनेशन किसने समझाई, जे गिलफोर्ड ने समझाई। जैसे कि एक बुजुर्ग इंसान किसी युवा को समझाता है, बुजुर्ग इंसान किसी युवा को समझाता है, और कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि इस युवा इंसान के बिहेवियर में बदलाव आ जाए। मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि किसी सार्वजनिक स्थान पर, मान लीजिए किसी पार्क वगैरह में, किसी पार्क में ऐसा देखा गया कि लोग टहलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं, और उस पार्क में कहीं कहीं पर होर्डिंग लगा हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कृपया खाने पीने का सामान अंदर ना लाएं। फिर भी आप मान लीजिए ले आए हो जी, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बच्चे कागज या किसी भी प्रकार के मटेरियल को डस्टबिन में डाल लें। कागज वगैरह कोई पड़ा है, कोई और चीज है, या आप खाने पीने का कोई सामान ले हुए हो, उसके जो वो आपके पास डिस्पोजल वगैरह हैं, उनको आप डस्टबिन में डाल दें। ऐसा वहां पे जगह जगह पे लिखा हुआ है, और साथ में डस्टबिन भी रखे हुए हैं कि आप उसमें डाल लें। पार्क की सफाई का विशेष ध्यान रखें। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया कि कुछ खाया पिया, नैपकिन वगैरह से हाथ पोंछे और वहीं फेंक दिया, समथिंग एल्स, इस टाइप से। किसी बुजुर्ग ने उस बच्चे को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, यहाँ पर हम ही आते हैं, हम ही घूमते हैं, हम खेलते हैं,
ये किसको गंदा लगेगा, यहाँ पे स्मेल आएगी, किसको आएगी, ये सब हमारे लिए है, इसको उठा के डस्टबिन में डाल के आओ। और फिर देखते हैं कि वो बच्चा उसको डस्टबिन में डाल देता है। ऐसी ऐसी चीज पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे भी सिखाते हैं। बच्चे ने चिप्स खाई, कुरकुरे खाए, बिस्किट खाए, उसके रैपर कहीं भी फेंक दिए, परिवार के किसी सदस्य ने बच्चे को समझ, बेटा ऐसे नहीं डालते, इसको उठा के डस्टबिन में डालिए, तो वो डस्टबिन में डाल देता है। तो मीन्स किसी एक के बिहेवियर से किसी दूसरे के बिहेवियर में बदलाव हो जाता है। इसको क्या कहेंगे, इसको अधिगम बोलेंगे। ये आपके पास क्या है, ये है लर्निंग डेफिनेशंस। इसके बाद नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ ऐसा सीन रहता है कि या तो पूछ लेता है कि सर्वाधिक रूप से कौन सा कारक प्रभावित करेगा, या पूछ लेता है सबसे पहले कौन सा कारक प्रभावित करेगा, सर्वाधिक या सबसे पहले। ये दो चीजें अक्सर पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले की बात आती है तो अब आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है जी, वहां पे आपके पास क्या ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले या सबसे ज्यादा क्या है। वैसे अगर नॉर्मल मैं बात करूं तो एक बच्चे के अधिगम को सबसे पहले प्रभावित करेगी उसकी जिज्ञासा, उसकी विल पावर। सबसे पहले प्रभावित करती है उसकी विल पावर, जिज्ञासा। फिर प्रभावित करता है सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि। उस बच्चे ने जो सीखा है, जितना सीखा है उससे वो सेटिस्फाई है तो आगे सीख पाएगा, अदरवाइज नहीं सीख पाएगा। फिर है आपके पास एनवायरनमेंट ऑफ क्लास, एनवायरनमेंट ऑफ क्लास, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा है। उसके बाद प्रभावित करेगा बिहेवियर ऑफ टीचर, बिहेवियर ऑफ टीचर। अध्यापक का व्यवहार क्या है। स्टूडेंट्स, बिहेवियर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बिहेवियर का वर्बल मीनिंग आपके पास क्या है, वो होता है प्रदर्शन। बिहेवियर शब्द का शाब्दिक अर्थ आपके पास क्या है, प्रदर्शन। कि अध्यापक किसी भी चीज को टीच करते टाइम किस प्रकार से एक्सप्रेस आउट करता है। वो इस तरह से एक्सप्रेस करे कि बच्चे को समझ में आ जाए, इस तरह से एक्सप्रेस करे कि बच्चे को समझ में आ जाए, मीन्स उसका बिहेवियर वहां पे अच्छा है। वो बच्चे के साथ ऐसे बिहेव करे कि बच्चा मोटिवेट हो, डिमोरलाइज ना हो। ऐसे बिहेव करो कि बच्चा आपकी क्लास के अंदर प्रेजेंट रहे, बच्चे का इंटरेस्ट बनाए रखें, उसके साथ किसी प्रकार से आलोचनात्मक रवैया ना अपनाएं, उसको डराने की कोशिश ना करें, उसको धमकाने की कोशिश ना करें, उसको क्लास से बाहर निकालने की कोशिश ना करें, उसको प्यार से समझाने की कोशिश करें। तो वहां पे एक वर्ड यूज किया गया बिहेवियर। तो ये बिहेवियर ऑफ टीचर इस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, सबसे पहले प्रभावित करेगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं तो ये आपके पास आंसर बन जाते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी में आंसर क्या है, विल पावर। सेकंड केस आंसर अगर विल पावर ऑप्शन में नहीं है तो संतुष्टि, उसके बाद वातावरण और उसके बाद बिहेवियर। मान लीजिए आप हैं मेरे पास सीखने के लिए आए हो, आप मेरे पास सीखने के लिए आए तो सबसे पहले तो आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए। फिर जो मैंने सिखाया है उस सीखे हुए से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ही आप मेरे साथ कंटिन्यूटी करोगे। उसके बाद माहौल देखा जाता है। अगर आप क्लास में बैठे हो, ऑफलाइन मोड में आप क्लास में बैठे हो, तो उस क्लासरूम का माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। हो सकता है आप इच्छा भी है और आप सेटिस्फाई भी है, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। और लास्ट में वो टीचर का बिहेवियर यहाँ पे काम आया था। पेपर में कभी क्वेश्चन ये भी आया था कि शिक्षण में महारत प्राप्त करने के लिए, टीचिंग में फेमस होने के लिए टीचर का कौन सा
कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बिकम फेमस इन टीचिंग? शिक्षण में महारत प्राप्त करने के लिए टीचर की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? तो उसका आंसर दिया जाता है बिहेवियर ऑफ टीचर, क्योंकि बच्चा ना तो टीचर की नॉलेज को जज कर सकता, एक टीचर को कितनी नॉलेज है आप कैसे जज करोगे? आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके काम का है। आपका क्लास टीचर आपको सिर्फ उतना पढ़ाएगा, बच्चे को क्लास टीचर कितना पढ़ाएगा? जितना उस बच्चे के पेपर में आएगा, क्योंकि भारतीय शिक्षा बच्चे को पेपर के लिए तैयार कराती है, मार्क्स दिलाने के लिए तैयार करती है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए तैयार करती है। तो अगर बच्चा मतलब 6th क्लास में है, 7th क्लास में, तो उसको उसकी क्लास का ही तो पढ़ाना है। तो बच्चे ने तो सिर्फ इतनी नॉलेज चेक की कि क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाया है, उससे ज्यादा नॉलेज भी है उसको। तो टीचर ना तो बच्चे की नॉलेज चेक कर सकता है, ना ही टीचर के एक्सपीरियंस का यहां पे कोई मैटर है। यहां पे सिर्फ मैटर ये है कि जो चीज पढ़ाई गई वो चीज समझ में आई या नहीं आई, तो मीन्स वो टीचर का बिहेवियर अच्छा है, अदरवाइज नहीं है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करेगा? सबसे ज्यादा कई बार ऑप्शंस कुछ इस टाइप से डाल दिए जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपको जो आंसर देने वो आंसर हमेशा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? अब मान लीजिए क्वेश्चन डाल दिया कि अधिगम को सबसे ज्यादा कौन सा कारक प्रभावित करेगा, तो वहां पे आंसर हमेशा मैक्सिमम चांसेस आंसर होता है नीड एंड सिचुएशन। नीड एंड सिचुएशन, आवश्यकता और परिस्थिति, ये अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। आवश्यकता और परिस्थिति अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। हो सकता है इन सब में से कोई भी चीज फेवरेबल नहीं है। ना तो बच्चे की सीखने की इच्छा, घर वालों ने उसको बाय फोर्स भेज दिया है स्कूल में, स्कूल आने के बाद वो सेटिस्फाई भी नहीं है, क्लास का एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर का बिहेवियर भी ठीक नहीं है, लेकिन बस क्या करे, मजबूरी है, इसके अलावा वो कहीं दूर जा नहीं सकता, उसके हालात ऐसे बने हुए हैं, तो वो नीड एंड सिचुएशन फैक्टर ऐसा बन गया है कि उसको वहां पे काम करना पड़ेगा, वहीं पे पढ़ना पड़ेगा। तो मीन्स एक फैक्टर नीड एंड सिचुएशन ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर ऑप्शन में नीड फैक्टर दिया हुआ है तो अब बस आंसर यही जाएगा। अगर ऑप्शन में नीड फैक्टर नहीं है तब हम चेकआउट कर लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि उस महिला ने अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए भोजन की तलाश की, उसने भीख मांगी, किसी से खाना मांगा, एक टाइम उसको खाना नहीं मिला, बहुत कोशिश की उसको खाना नहीं मिला, कुछ देर शांत हो गई, बच्चा भी कुछ देर रोया, चुप हो गया, दूसरी बार फिर अब उसने खाना तो नहीं खाया है तो भूख तो कंटिन्यू ही लगी रहेगी, फिर भूख ने अपना असर दिखाया, उसने फिर भीख मांगी, उसको कुछ नहीं मिला, तो उसने कोशिश की होगी, लेकिन देखा कि जब उसको कुछ नहीं मिलता, एक नीड जो बार बार उसको परेशान करती है वो है भोजन, पुनर्बलित आवश्यकता, रीइंफोर्समेंट नीड। पुनर्बलित आवश्यकता जो है उसकी वजह से उस महिला ने अपने बच्चे को बेच दिया। उसने ये सोचा कि जब ये खुद का पेट नहीं भर सकती है तो बच्चे का पेट कैसे भरेगी। इस महिला ने उस बच्चे को किसी अमीर परिवार में बेच दिया, तो इसके मन को शांति हो जाती है कि बच्चे की परवरिश भी हो जाएगी और महिला को भोजन भी मिल जाएगा। उसको पैसा मिल गया तो मीन्स उसको भोजन भी मिल जाएगा। तो मीन्स ये क्या था? पुनर्बलित आवश्यकता। एक क्वेश्चन और कभी आया था कि एक महिला ने अपने पति को ये कहा कि ऑफिस से वापस आते समय जलेबी ले आना, लेकिन जब वो पति शाम को वापस आए तो वो जलेबी लेकर नहीं आए हैं, तो महिला का रवैया कुछ आक्रामक हो जाता है। क्यों? तो महिला विशिष्ट भूख से वंचित रह गई है, स्पेशल हंगर थी वो जलेबी की। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल हंगर है, नॉर्मल हंगर नहीं है, नॉर्मल हंगर खाने की होती है, ठीक है, रोटी खा ली है, पेट भर गया है। ये स्पेशल हंगर है कि खाना खाने के बाद क्या चाहिए? जलेबी भी चाहिए। आज तो जलेबी खाने का मूड है, आज पिज्जा खाने का मूड है, आज बर्गर खाना है, आज टिक्की खानी है, आज ये खाना है, आज वो खाना है। तो मीन्स वो स्पेशल हंगर होते हैं, तो वो स्पेशल हंगर की जो नीड होती है वो भी अधिगम को प्रभावित कर देती है। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें,
फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमने आंसर देना है। इसके अलावा और कौन कौन जो लर्निंग को अफेक्ट करेगा? लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में जैसे ध्यान दीजिए, ये आप हैं, मान लीजिए ये आप हैं, या ये कह लीजिए कि ये कोई लर्नर है, ये कोई सीखने वाला है। इसकी लर्निंग को प्रभावित कौन कौन करेगा? तो इस का जो सेल्फ केस है, सेल्फ, ये सेल्फ, इसकी मेंटल हेल्थ मतलब इसका मानसिक स्वास्थ्य है, उसके बाद इसका फिजिक, शारीरिक आकार आकृति या शारीरिक स्वास्थ्य है, ये अधिगम को प्रभावित करेंगे। इन दोनों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले कौन करेगा? मेंटल हेल्थ प्रभावित करेगी, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करेगा। उसके बाद इसका फिजिक है, इसकी ड्रेसिंग सेंस है, इसकी हाइट, इसका कलर कॉम्प्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आप हाइट और कलर कॉम्प्लेक्शन में ये ना समझें कि वो अधिगम को प्रभावित नहीं करते। किसी किसी कैंडिडेट में ऐसा हो सकता है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन की वजह से उसमें गरूर आ जाए, किसी में सांवलेपन की वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, किसी में ज्यादा हाइट होने की वजह से, ठीक है, गरूर आ जाए, किसी में हाइट कम, सामान्य से कम हाइट होने की वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो मीन्स फिजिक में हर चीज आ जाती है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये सारी चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं। या फिर अगर एक बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, तो वो दिव्यांग बच्चा बचपन से ही सामाजिक ताने बाने का सामना करता है, सोशल इंफीरियरिटी का वो सामना करता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको ठेस पहुंचती है, और वो बच्चा मतलब सामान्य बच्चे की तरह सीखने से वंचित रह जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसने सामाजिक हीनता को फेस किया हुआ है। तो पेपर में कभी क्वेश्चन ये भी आया था कि दिव्यांग बच्चे के अंक एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा कम आते हैं, क्यों? तो उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि वो दिव्यांग बच्चा सामाजिक हीनता का शिकार बना हुआ है बचपन से ही, इसलिए उसके अंक कम आते हैं। इसके अलावा अधिगम को प्रभावित और कौन कौन करेगा? आपका घर, मतलब इस लर्नर का घर, इस घर के अंदर इसके पेरेंट्स, बच्चे का प्राथमिक अध्यापक किसको माना जाता है? माता को माना जाता है। प्राथमिक अध्यापक माता को माना जाता है। इसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया था, या मैं दोबारा बता रहा हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि सबसे पहले बच्चा साउंड सुनना शुरू करता है। 17 सप्ताह का बच्चा साउंड सुनना शुरू करता है। प्रेगनेंसी में 17 सप्ताह का बच्चा साउंड को पहचानना शुरू करता है, और वो सबसे पहले मां की साउंड को पहचानना शुरू करता है। प्रेगनेंसी में 17 सप्ताह का बच्चा मां की साउंड को सुनना और पहचानना शुरू कर देता है। दैट्स वाई बच्चे की मदर उसकी प्राथमिक टीचर मानी जाती है। बच्चा छोटी एज में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड अपनी माता के साथ बिताता है, इसलिए माता को प्राथमिक टीचर माना जाता है। भारतीय समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज में अगर बच्चा कामयाब हो जाता है तो वो पिताश्री बड़े गुरूर से कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने वो किया। और अगर वो बेटा किसी कारणवश कामयाब नहीं हो पाता है तो वो उस माता की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वो पिताश्री अपनी वाइफ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तेरी वजह से नुकसान हो गया, ये तेरी वजह से कामयाब नहीं हुआ, तेरे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया। मतलब मेरा कहने का क्या है कि अगर बच्चा नाकामयाब या असफल हो जाता है तो उसका जिम्मेवार उस माता को ठहरा दिया जाता है। इन सभी कारणों की वजह से बच्चे की माता को उसका प्राथमिक टीचर माना जाता है। बच्चा सबसे पहले माता से सीखना शुरू करता है तो उसको प्राथमिक टीचर माना जाता है। उसके बाद उसके पिताश्री या उसके सिबलिंग्स, उसके जो भाई बहन हैं, वो सब उसके सहपाठी के रूप में यहाँ पे हैं।
ये शब्द बहिन होता है, ध्यान रखें, बहन नहीं होता। लिखने की दृष्टि से ये क्या है, बहिन होता है। तो बच्चे का प्राथमिक विद्यालय क्या है, घर। बच्चे का प्राथमिक शिक्षक क्या है, माता। बच्चे के प्राथमिक सहपाठी कौन है, उसके भाई बहन। इस घर के बाद उसका परिवार, मतलब इस परिवार के अंदर ये कंबाइंड फैमिली का केस आ जाता है। चाचा, ताऊ, दादा, ये सब। और यहां ये ध्यान रखें कि परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है, परिवार में पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीजें अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। ये हर चीज अधिगम को प्रभावित करेगी। बच्चों की संख्या क्या है, पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि अगर मम्मी और पापा दोनों टीचर हैं, मम्मी और पापा दोनों स्कूल टीचर लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका बच्चा जिद्दी और लापरवाह होगा। मम्मी और पापा दोनों टीचर हैं तो उनका बच्चा लापरवाह होने की संभावना मैक्सिमम होती है। तो मीन्स ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। उसके बाद आस पड़ोस है, ये अधिगम को प्रभावित करेगा। आपका समाज है, ठीक है, अधिगम को प्रभावित करेगा। या ये कह लीजिए कि बच्चे का जो प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है, वो अधिगम को प्रभावित करेगा। बच्चे का जो सर्कल है, बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है, वो अधिगम को प्रभावित करेगा। बच्चे का जो एज ग्रुप है वो अधिगम को प्रभावित करेगा। बच्चे की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी अधिगम को प्रभावित करेंगी। अगर आप जॉब करते हो तो आप जॉब क्या करते हो, ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा। आप जॉब कहां करते हो, ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा। तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अधिगम को प्रभावित ना करे। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अधिगम को प्रभावित ना करे। हर चीज अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। हाँ, एक वर्ड ध्यान रखना जो आप बोलते हो, संगति। संगति, संगति अधिगम को केवल तब प्रभावित करेगी जब बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा, मानसिक रूप से कमजोर होगा, या माता पिता की लगाम ढीली हो जाएगी। माता पिता की लगाम ढीली हो जाएगी, या बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा, मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, तो ही संगति का असर पड़ेगा। अदरवाइज संगति का असर हमेशा नहीं पड़ेगा। केवल उन बच्चों पर संगति का असर पड़ता है जिस केस में माता पिता की लगाम ढीली हो गई है। मेजॉरिटी, मैक्सिमम चांस ये है कि अगर माता पिता की लगाम ढीली हो गई है तो संगति का असर पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ता। अगर हमेशा संगति का असर पड़ता है तो आज तक की लाइफ में मेरे या आपकी संगति में कोई ना कोई बुरा इंसान भी आया होगा, उसका असर हम पर क्यों नहीं पड़ा। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी भी कोई बुरा इंसान आता है तो उसका असर भी हम पर पड़ना चाहिए। अगर संगति का असर हमेशा पड़ता है तो हमेशा नहीं पड़ता। केवल पार्टिकुलर कंडीशन है जब माता पिता की लगाम ढीली हो जाती है तो संगति का असर पड़ता है, अदरवाइज नहीं पड़ता। ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं, ध्यान दीजिए। लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ध्यान दीजिए, लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो अच्छा बुरा वो जैसा मर्जी सीखे, वो थोड़ा ज्यादा वो जो मर्जी सीखे। अगर इंसान सोता भी है तो सोते टाइम भी हो सकता है उसको स्वप्न आ रहा है, उसके बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, उसके कान पर या नाक पर मक्खी बैठ गई है तो वो सोते टाइम उस मक्खी को भी उड़ाता है। मीन्स वो ऑर्गन उसके फंक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर भी उसके अंदर लर्निंग होती है। तो लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है, अधिगम ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है।
नॉन टू अननोन, लर्निंग फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब ये है कि जैसे एक बच्चे को कुछ मालूम है, स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ मालूम है, उसको जो मालूम है उसी में कुछ और ऐड कर दीजिए जो उसे नहीं मालूम है। जैसे कि आप क्लास को जो भ्रमण के लिए ले गए आगरा में, एक टूर लेके गए हो आगरा में, और बच्चों को ताजमहल के बारे में कुछ मालूम है कि ये ताजमहल है, शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। तो बच्चे को इतना मालूम है तो उसको और भी बता दीजिए कि मुमताज कौन थी और शाहजहां ने क्यों बनवाया था। तो स्टूडेंट्स, ताजमहल क्या है? ताजमहल मुमताज की कब्र है। ये मुमताज की कब्र है। क्यों बनवाया था? क्योंकि शाहजहां वचनबद्ध था। उन्होंने एक वचन दिया था मुमताज को। मुमताज जो है शाहजहां के दरबार में एक विडो थी और काफी सुंदर थी। तो शाहजहां ने जब शादी का प्रपोजल मुमताज के सामने रखा तो मुमताज ने अपना बेनिफिट पूछा कि मेरा बेनिफिट क्या होगा। तो शाहजहां ने वचन दिया था कि अगर आपकी कोख से कोई पुत्र प्राप्ति होती है, अगर आपकी कोख से मुझे कोई पुत्र प्राप्ति होती है तो मैं आपकी कब्र को यादगार बनवाऊंगा। तो जब मुमताज की कोख से पुत्र प्राप्ति हुई तो शाहजहां ने उनकी कब्र को यादगार बनवाया था। वो क्या थे? वचनबद्ध थे। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल मुमताज की कब्र है। क्यों बनवाया? क्योंकि वो वचनबद्ध था। तो मीन्स क्या है कि लर्निंग ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है, अधिगम सामान्य से विशेष की ओर होता है। अधिगम सामान्य से विशेष की ओर। नॉर्मल टू स्पेशल, नॉर्मल टू स्पेशल, ये सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि एक बच्चा जब बोलना सीखता है, जब एक बच्चा बोलना सीखता है, मैं हिंदी भाषा की बात कर लेता हूं, तो सबसे पहले बच्चा अपने होठ हिलाता है, होठ ओपन होते हैं तो ओष्ठक साउंड निकलती है, ओष्ठक ध्वनियां निकलती हैं। तो सबसे पहले एक साउंड निकलती है आ के बाद वो बच्चा क्या बोलना सीखेगा? आ के बाद वो ओष्ठक व्यंजन बोलना सीखता है। ओष्ठक व्यंजन में पे, फे, बे, भे और मैं। अब इनमें वो किस किस को बोलना सीखता है? ध्यान दीजिए प्लीज। इनमें वो इस आ को पा के साथ, पे के साथ लगा देता है, मीन्स पा, बा और मा। वो इन चीजों को बोलना सीखता है। ध्यान दीजिए, वो फा भी नहीं बोलता, वो भा भी नहीं बोलता, वो पा, बा और मा बोलता है। यह है सामान्य। अब वो इस सामान्य को जोड़ देते। ध्यान दीजिए प्लीज, ये ओष्ठक व्यंजन बोलता है और ओष्ठक में भी कौन से? अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा, वो केवल इन अल्प प्राण को बोलता है। इसके बाद वो इस सामान्य में क्या करता है? इनको आपस में जोड़ देता है, पापा, बाबा और मामा। और क्या क्या बोलता है वो? इससे ऊपर वाली लाइन पे आ जाइए, ते, थे, द, ध और न। इन लाइन में भी किन को? केवल अल्प प्राण को। अल्प प्राण में क्या? ना, दा, ता। कोई बच्चा था नहीं बोलता, कोई बच्चा धा नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? ता, दा, ना। इनको वो आपस में जोड़ देता है, नाना, दादा, ताता। ताता मीन्स गरम, आप बच्चे को सिखा देते हो। तो मेरा कहने का मतलब कि वो बच्चा सामान्य से शुरू होता है। उसका साउंड प्रोडक्शन जो है, बोलने की उसकी जो प्रोसेस है, उसकी बोलने की प्रोसेस सामान्य रूप से शुरू होती है। उसके बाद वो बाकी और शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। तो ये सामान्य से विशेष की ओर है। सेम केस, जब एक छोटे बच्चे को चम्मच पकड़ाई जाती है
तो वो उस चम्मच को ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उस चम्मच को स्टार्टिंग में ढंग से नहीं पकड़ पाता है। शायद वो कुछ ऐसे भी कर लेता है, यूं करके वो डाल लेगा कुछ भी और ऐसे खाएगा, यूं डाल लेगा और ऐसे खाएगा, वो चम्मच मुंह के पास जाते ही उल्टी हो जाती है उसकी, तो मीन्स इस टाइप का कारनामा हो जाता है। लेकिन एक टाइम आता है कि वो सहज सहज करके उस चम्मच को पकड़ना सीख लेता है, तो वो क्या हो गया, सामान्य से विशेष हो गया, कि पहले तो चम्मच पूरे हाथ से पकड़ी थी, उसके बाद कुछ फिंगर्स तक सीमित हो गई। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब आप छोटे बच्चे को आईने के सामने लेके जाते हो, जब आप छोटे बच्चे को आईने के सामने लेके जाते हो, तो वो छोटा बच्चा सारा कंप्लीट उसकी होल बॉडी आईने की ओर लपकने की कोशिश करती है, आईने की ओर, क्योंकि आईने में उसको अपना प्रतिबिंब, अपनी इमेज दिखाई दे रही है और वो उस इमेज की ओर लपकने की कोशिश करता है। फिर सहज सहज टाइम आता है कि वो हाथ, फिर एक फिंगर, मतलब ये फंक्शन स्पेसिफिक हो गया, नोज को टच करो, ईयर को टच करो, ये करो वो करो, ये स्पेसिफिक हो गए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर रोने की प्रक्रिया कैसे होती है, वो भी आपके पास सामान्य से विशेष का केस में चली जाती है, कि जब बच्चा स्टार्टिंग में रोता है तो मुंह से आवाज आती है, आंखों से आंसू आते हैं, उसकी होल बॉडी, उसका पूरा शरीर हलचल करता है। अब जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती चली जाती है तो रोने की प्रोसेस विशेष होती चली जाती है, विशेष अंग तक सीमित हो जाती है। पहले पूरा शरीर हिलता है, हाथ पैर मारता है, मुंह से आवाज आती है, आंखों से आंसू आते हैं। थोड़ी सी एज बढ़ेगी, वो हाथ पैर मारना बंद कर देता है, मुंह से आवाज आती है, आंखों से आंसू आते हैं। थोड़ी सी एज और बढ़ती है, मुंह से आवाज आनी भी बंद हो जाती है, वो रोने की प्रोसेस केवल आंखों तक सीमित हो जाती है, आंखों से आंसू आते हैं। एज थोड़ी सी और बढ़ती है, आंखों से आंसू आना भी बंद हो जाता है, वो अंदर ही अंदर शुबकना शुरू कर देता है। तो मीन्स ये प्रोसेस सामान्य से विशेष की ओर हो गई। तो कुछ भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बना के आपसे पूछ लिया जाता है कि ये केस है, तो ये आपका अधिगम की कौन सी विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, अधिगम आसान से मुश्किल की ओर होता है। आसान से मुश्किल की ओर। सबसे पहले बच्चे को आसान चीज सिखाएंगे, उसके बाद उसको मुश्किल चीज सिखाएंगे। एक ऐड आया करती थी कभी, एक पुरानी ऐड हुआ करती थी, अगर आपने सुनी है अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं। एक इंसान अपने बच्चे को कहता है उस ऐड में, बोलो बेटा एप्पल, बच्चा एप्पल बोलता है। फिर वो कहता है बोलो बेटा बनाना, फिर वो बच्चा बनाना बोलता है। फिर वो कहता है बोलो बेटा चकोस्लोवाकिया, बोलो बेटा एप्पल, उसके बाद बनाना, उसके बाद उससे बोला जाता है चकोस्लोवाकिया। तो जब वो चकोस्लोवाकिया का मतलब क्या है कि वो एक मुश्किल शब्द है। या कोई भी टास्क जब बच्चे को दिया जाता है तो पहले आसान, उसके बाद मुश्किल, आसान से मुश्किल की ओर अधिगम चलता है। अधिगम जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक होने वाली प्रोसेस है। अधिगम जन्म के पूर्व से और मृत्यु के बाद तक की प्रोसेस है। जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक की प्रोसेस होती है। जन्म के पूर्व का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेगनेंसी टाइम में बच्चा अधिगम शुरू कर देता है, तो मतलब जन्म के पूर्व से होगी। प्रेगनेंसी टाइम में बच्चे के अंदर लर्निंग शुरू हो जाती है, तो मीन सीधी सी बात है जन्म के पूर्व से शुरू हो गई। मरने के बाद भी उसमें लर्निंग होती है, जब उसके शरीर का अंतिम संस्कार होता है, जब उस डेड बॉडी, मतलब एक इंसान जब एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर होने के बाद भी उसकी डेड बॉडी को नहलाया जाता है, उसका साज सज्जा श्रृंगार किया जाता है, अंतिम संस्कार जब उसका किया जाता है तो वहां भी कुछ फॉर्मेलिटीज जो भी थी वो वहां पे निभाई जाती हैं, ठीक है, उसके शरीर के प्रति वो फॉर्मेलिटीज निभाई जाती हैं। तो जब तक उसका अंतिम संस्कार होता है तब तक उसका अधिगम चलता है, क्योंकि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन है तो ये मान लिया गया कि अधिगम जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक होने वाली प्रोसेस है। इसका आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। कई बार एक ऑप्शन दे दिया जन्म से मृत्यु तक
एक ऑप्शन डाल देता है जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक, तो वहां पे आंसर ये जाएगा, ध्यान रखना, जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक। तो ये आपका अधिगम का केस है। ठीक है, अधिगम की विशेषता में और, अधिगम चक्रीय रूप से होता है, लर्निंग इज इन सर्कुलर वे। अधिगम चक्रीय रूप से होता है। चक्रीय रूप का मतलब कि एक चीज सीखोगे तो उसका सर्वांगीण विकास पर प्रभाव पड़ेगा। आपको एक चीज सीखते हो तो उसका प्रभाव बच्चे के सर्वांगीण विकास पर पड़ेगा, इसलिए यह बोला गया कि अधिगम क्या है, सर्कुलर है, चक्रीय रूप से होता है। अधिगम में सामान्यीकरण के नियम को फॉलो किया जाता है। सामान्यीकरण का मतलब यह होता है कि बच्चे को जो भी बातें बताओ, नई बात को पुरानी बात के साथ जोड़ के बताओ, तालमेल होना चाहिए। हर नई चीज को जब भी बताओ तो पुरानी चीज के साथ तालमेल करके बताओ, तालमेल होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, तो वो सामान्यीकरण बन जाता है। अधिगम में संबंध सहजता को फॉलो किया जाता है। अधिगम में संबंध सहजता को फॉलो किया जाता है। स्लो रिलेशनल थ्योरी जिसको बोल दिया गया है, स्लो रिलेशनल मीन्स संबंध सहजता। स्लो रिलेशनल संबंध सहजता, इसका मतलब यह था कि एक कोई इंसान है और एक कोई और जानवर है। कोई भी जानवर है, कोई अन्य जानवर, जब ये जानवर इंसान से सीखता है, जब ये अन्य जानवर इस इंसान से सीखता है, तो यहां पर संबंध सहजता का नियम फॉलो किया जाएगा। यहां आंसर बनेगा संबंध सहजता। कैसे? एक बच्चा है, वो चारपाई पर बैठा है, एक बच्चा है चारपाई पर बैठा है, उस बच्चे के हाथ में कोई टॉय या कोई स्टिक है, कोई डंडा या खिलौना बच्चे के हाथ में है। उस बच्चे ने देखा कि उसकी तरफ एक बिल्ली आ रही है। बच्चा उस स्टिक को उस बिल्ली की तरफ फेंक देता है। उसके बाद वो बिल्ली जब भी बच्चे को देखती है अपने आप भाग जाती है। बिल्ली अपने आप भाग जाती है। तो ये कौन सा नियम है? ये संबंध सहजता, स्लो रिलेशनल थ्योरी इसको बोला जाएगा, स्लो रिलेशनल। ठीक है, सर्कस में जानवरों को सिखाया जाता है संबंध सहजता का। सर्कस में मतलब सर्कस के लिए जानवर तैयार किए गए, हाथी है, भालू है, शेर है, तो इनको सिखाया जाता है। तो ये जानवर कौन से नियम से सीखते हैं? संबंध सहजता से सीखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से होती हैं आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की विशेषताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि डेफिनेशन ऑफ लर्निंग क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या है। नेक्स्ट आपके पास है प्लेवे मेथड्स ऑफ लर्निंग। प्लेवे मेथड्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की खेल पद्धतियां। खेल पद्धति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन डेवी ने किया था। खेल पद्धति का यूज सबसे पहले जॉन डेवी ने किया था। प्लेवे मेथड्स आपने सुने भी होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, जैसे कि एक है किंडरगार्टन मेथड, सेकंड है मॉन्टेसरी मेथड, एक है जी ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन मेथड, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक,
डाल्टन, एक आपके पास है प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट, तो ये आपके कुछ पल्ले हुए मेथड्स हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पद्धति की खोज किसके द्वारा की गई थी? किंडरगार्टन पद्धति की खोज किसने की थी? किंडरगार्टन पद्धति की खोज फ्रोबेल ने की थी, फ्रोबेल। मांटेसरी की खोज किसने की थी? मारिया मांटेसरी ने की थी, ठीक है जी। ह्यूरिस्टिक की खोज आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी, ये क्वेश्चन आपके पास बनते हैं कि कौन सी पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं, ये ध्यान रखें। डाल्टन पद्धति मिस हेलेन, प्रोजेक्ट पद्धति किलपैट्रिक, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल। मांटेसरी के मारिया मांटेसरी, ठीक है जी। ह्यूरिस्टिक के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। डाल्टन पद्धति मिस एलेन, प्रोजेक्ट पद्धति किलपैट्रिक। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रोजेक्ट पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो आंसर जाएगा किलपैट्रिक, लेकिन ऑप्शन में किलपैट्रिक है ही नहीं, ऑप्शन में किलपैट्रिक नहीं है, तो क्या करें? उस केस में आंसर क्या लगाना है? जॉन डेवी। हर एक के साथ सेम कंसेप्ट है। मांटेसरी की खोज किसने की थी? मारिया मांटेसरी ने की थी, लेकिन ऑप्शन में मारिया मांटेसरी नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें जॉन डेवी दिया हुआ है। अगर जॉन डेवी भी नहीं होता तब तो आंसर दे देते कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, लेकिन मारिया मांटेसरी नहीं दे रखा, जॉन डेवी दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि उस कंडीशन में आप आंसर जॉन डेवी को लगा के आ जाना, क्योंकि इनमें से कोई नहीं का कंसेप्ट आपके पास है ही नहीं। इनमें से कोई नहीं होता तो उसको आंसर लगा देते, लेकिन जब वो है ही नहीं, जॉन डेवी दे रखा है वहां पे, तो जॉन डेवी को आंसर लगाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। नन ऑफ दीज दे रखा है, मान ली गई आपकी बात, वो आपका सही है, लेकिन नहीं दे रखा है तो क्या करें? जॉन डेवी को लगा दें आप, ये ध्यान रखें। अब इसको याद कैसे रखें जी? प्रॉब्लम ये आती है कि ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, बीएड में भी पढ़ा था, जेवीटी बीएड में आपने पढ़ा हुआ है, अब ये याद कैसे रखा जाए? तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक थी, कल फिर मैंने मेरे हाल ए दिल में पश्चाताप किया। कल फिर मैंने मेरे हाल ए दिल में पश्चाताप किया। कल फिर मैंने मेरे हाल दिल में पश्चाताप किया। कैसे? किंडरगार्टन, फैसे फ्रोबेल, मैंने मीन्स मांटेसरी, मेरे मारिया मांटेसरी, है से बनेगा जी ह्यूरिस्टिक, ए से बनेगा जी आर्मस्ट्रॉन्ग, DIL से बनेगा डाल्टन, में से बनेगा मिस एलन, पै से बनेगा प्रोजेक्ट, की से बनेगा किलपैट्रिक। दोबारा सुन लीजिए। कैसे? किंडरगार्टन, फैसे फ्रोबेल, मैंने में मैं से बनेगा मांटेसरी, मेरे मतलब मारिया मांटेसरी, है से बन गया जी ह्यूरिस्टिक, ए से बन गया आर्मस्ट्रॉन्ग, डे से बन गया दिल मतलब डाल्टन, में से मिस हेलेन, पै से प्रोजेक्ट, की से किलपैट्रिक।
कल फिर मैंने मेरे हाले दिल में पश्चाताप किया। लाइन आपको बड़ी लगती है तो मैंने मेरे को काट दो यहां से बीच में से, अगर ये भी करना है तो। क्यों? क्योंकि मांटेश्वरी, मारिया मांटेश्वरी लगभग सेम, दोनों चीजें सेम है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा समझ में, क्योंकि पद्धति और नाम सेम है। कल फिर हाले दिल में पश्चाताप किया, एक छोटी सी लाइन बन गई आपके लिए। तो इस तरह से आप इन चीजों को याद कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए। अब ये जो हमने पद्धियां पढ़ी हैं, किंडरगार्टन, मांटेसरी वगैरह जो भी पढ़ी हैं, कौन सी पद्धति में किस प्रकार से लर्निंग होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिए, याद करने का मेथड क्या है। कैसे किंडरगार्टन, कैसे बन गया क्रीड़ा गीत। क्रीड़ा गीत व उपहार के माध्यम से, क्रीड़ा गीत व उपहार के माध्यम से अधिगम कौन सी पद्धति में होता है, किंडरगार्टन में। तो मतलब प्ले सॉन्ग्स और प्राइज वगैरह, वो प्राइज कोई वस्तु भी हो सकती है या फिर वर्बल भी हो, शाबाश, बहुत अच्छे, गुड, या बच्चे की कॉपी चेक की, उसमें टॉफियां दे दी, उसमें स्टार बना दिए, ये सब किस में आते हैं, उपहार में आते हैं। तो किंडरगार्टन पद्धति में क्रीड़ा गीत और उपहार के माध्यम से होता है। मांटेसरी, मैं से मांटेसरी, मैं से मैथ्स, मांटेसरी, मैं से मांटेसरी, मैं से मैथ। मैथ में क्या होता है, अंक और रेखाएं। मैथ में अंक हैं और रेखाएं हैं। अंक और रेखाओं का ज्ञान, नंबर एंड लाइंस, वो कौन सी पद्धति के माध्यम से होता है, मांटेसरी पद्धति के माध्यम से। है आपका ऊष्म व्यंजन है जी, ह्यूरिस्टिक है, ऊष्म व्यंजन है। और बाकी ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, सहसलजम, उससे बना दिया शिक्षक, सहसड़क, उससे बना दिया सहपाठी। शिक्षक और सहपाठी की सहायता से अधिगम कौन सी पद्धति में जाएगा जी, ह्यूरिस्टिक पद्धति में जाएगा। शिक्षक और सहपाठी, एक शब्द और डाल लेना यहां पे, शिक्षक, सहपाठी और पुस्तक, इनकी सहायता से अधिगम होता है। तो वो क्या है, वो है जी ह्यूरिस्टिक पद्धति। डे कौन सी लाइन में आता है, ध्यान दीजिए, मैंने सभी यही कराए हैं, बस पहचान का मेथड एक ही है। ये कौन सी लाइन में आते हैं, उसी लाइन से। कै किंडरगार्टन, कैसे क्रीड़ा, मैं मांटेसरी, मैं से मैथ। कै किंडरगार्टन, कैसे क्रीड़ा, मैं से मांटेसरी, मैं से मैथ। है क्या है, ऊष्म व्यंजन है। इसमें और कौन कौन से आते हैं, सहसलजम, सहसड़क, इससे थोड़ी पहचान ध्यान रखें। डे कौन सी लाइन में आता है, टाइम, टे, तो ये आपका बन गया टाइम टेबल के बिना। टाइम टेबल के बिना अधिगम, टाइम टेबल के बिना अधिगम होगा, वो आपका किस में जाएगा, डाल्टन पद्धति में जाएगा, टाइम टेबल के बिना। ठीक है, मतलब ना कोई टाइम टेबल है, टाइम टेबल नहीं है तो सिलेबस कितने लेक्चर्स में फिनिश कराना है ये भी फिक्स नहीं है। टाइम टेबल नहीं है तो परीक्षाओं का कोई सीन नहीं है, कब परीक्षा होगी या नहीं होगी, कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, कोई भी चीज फिक्स नहीं होती यहाँ पे। टाइम टेबल के बिना अधिगम होता है, कौन सी पद्धति है, डाल्टन पद्धति। पैसे प्रोजेक्ट, पैसे पाठ योजना,
मतलब लेसन प्लान बनाकर, लेसन प्लान, प्रॉपर लेसन प्लान बनाना है, प्रॉपर वे से टीच करना है, तो वो आपके पास कौन सी पद्धति होती है? प्रोजेक्ट पद्धति होती है। इसलिए इसको खोज पद्धति भी बोल देते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर वे से, प्रॉपर लेसन प्लान बना के स्टेप अप सिस्टम से काम करना है, तो इसको खोज पद्धति बोल दिया जाता है, इसको रिसर्च मेथड भी बोल दिया जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके पास बनता है कि कौन से लेवल पर कौन सी पद्धति का यूज किया जाता है, कौन कौन से लेवल पर कौन कौन सी पद्धति का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए कि प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड पर कौन कौन सी पद्धतियों का यूज करेंगे। प्राइमरी का बच्चा है तो किंडरगार्टन यूज की जाएगी, प्राइमरी का बच्चा है तो किंडरगार्टन यूज की जाएगी। एक मिनट के लिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। किंडरगार्टन के लिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एक अल्फाबेट यूज कर रहा हूं के, मॉन्टेसरी एम से, ह्यूरिस्टिक एच से, डाल्टन डी से, प्रोजेक्ट पी से। ये आप वहां पे ध्यान रखें। तो प्राइमरी में किंडरगार्टन यूज करेंगे, कैसे किंडरगार्टन है आपके पास, किंडरगार्टन पद्धति प्राइमरी लेवल पे यूज होगी। मॉन्टेसरी पद्धति मतलब बच्चे को अंक और रेखाओं की नॉलेज दी जाती है, तो मॉन्टेसरी पद्धति भी यहां पे यूज की जाएगी। शिक्षक और सहपाठी की सहायता का रोल नहीं है यहां पर, बच्चा अपनी मर्जी से सीखता है, टीचर सिखाता है, बच्चा मर्जी से सीखता है। ठीक है। क्रीड़ा गीत के माध्यम से मैथमेटिकल नॉलेज भी उसको दी जाती है, लेकिन यहाँ शिक्षक और सहपाठी मतलब ह्यूरिस्टिक पद्धति का यूज यहाँ पर ज्यादा नहीं होता है। हाँ, डाल्टन पद्धति का यूज होता है, क्योंकि बच्चे के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता, प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता, तो डाल्टन पद्धति का यूज भी यहाँ पे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी लेवल पर कौन कौन सी पद्धति का यूज करते हैं? प्राइमरी लेवल पर किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डाल्टन पद्धति का यूज किया जाता है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डाल्टन पद्धति का यूज किया जाता है। सेम केस बात आई मिडिल स्टैंडर्ड पर, किस किस का यूज करेंगे? मिडिल स्टैंडर्ड पर किस किस का यूज करेंगे? प्राइमरी पे तो ये सब हो गए, मिडिल पे, मिडिल पे किस किस का यूज होगा? किंडरगार्टन खत्म, अब किंडरगार्टन का यूज नहीं करेंगे। पोएट्री मेथड यहां पर ज्यादा काम नहीं आएगा, पोएट्री मेथड तो सिर्फ किंडरगार्टन में ही था, खेल गीत, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इस टाइप के केसेस जो थे वो प्राइमरी लेवल पर ही होते हैं, मिडिल पे नहीं होते। मॉन्टेसरी मैथ और मैथ बच्चे को सिखाया जाता है, तो डियर मॉन्टेसरी पद्धति का यूज यहाँ पे किया जाएगा। ह्यूरिस्टिक पद्धति, शिक्षक और सहपाठी का रोल यहां पे है, तो जी ह्यूरिस्टिक पद्धति का यूज भी होगा। टाइम टेबल के बिना, तो मिडिल लेवल का मतलब है छठी, सातवीं, आठवीं, तो आठवीं क्लास तक हरियाणा में क्या सीन है, हरियाणा में क्या सीन है आठवीं क्लास तक कि बच्चे पर बोर्ड की परीक्षाओं का बर्डन नहीं है, कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं होता। तो ध्यान रखें कि डाल्टन पद्धति यहां पर यूज की गई है, और पाठ योजना नहीं बनाई जाती यहां पे, प्रोजेक्ट मेथड यूज नहीं किया जाता। तो मिडल पर मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक और डाल्टन का यूज किया जाएगा। तीसरा लेवल हम बना लेते हैं हायर लेवल, ठीक है, हायर स्टैंडर्ड। इस हायर में किंडरगार्टन भी यूज नहीं होगी, इसमें मॉन्टेसरी भी यूज नहीं होगी, क्योंकि अब अंक और रेखाओं का ज्ञान नहीं देना है, इसके अंदर ह्यूरिस्टिक यूज होगी। डाल्टन भी यूज नहीं होगी, क्योंकि अब टाइम टेबल का प्रोविजन भी है, आपके यूनिट टेस्ट वगैरह भी हैं, और आपका सब है, आपके ऊपर बोर्ड की परीक्षाओं का बर्डन भी है, एक फिक्स टाइम टेबल हो जाता है, एक फिक्स टीचर हो जाता है, कौन क्या पढ़ाएगा, ये सारी बातें हो जाती हैं। मीन्स सबसे बड़ी बात कि आपका टाइम टेबल फिक्स हो जाता है, तो मीन्स डाल्टन पद्धति का यूज नहीं करेंगे। डाल्टन पद्धति में क्या होता है, टाइम टेबल के बिना, तो यहां तो टाइम टेबल यूज हो रहा है ना, तो डाल्टन यूज नहीं हुई मतलब। और लेसन प्लान बनाकर भी, मतलब प्रोजेक्ट मेथड भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो हायर में कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, ह्यूरिस्टिक और प्रोजेक्ट मेथड यूज करेंगे। इसके अलावा बात करता है कॉलेज कैडर पे या फिर विश्वविद्यालय में,
तो विश्वविद्यालय में हम किसका यूज करते हैं? प्रोजेक्ट मेथड का यूज करते हैं। खोज पद्धति किसको माना जाता है? प्रोजेक्ट मेथड को माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको एक बार आप चेकआउट कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट कंटिन्यू प्लीज बने रहिए। नेक्स्ट है जी अधिगम के पठार। प्लेटियो ऑफ लर्निंग। प्लेटियो ऑफ लर्निंग, अधिगम के पठार। अधिगम के पठार कौन कौन से? स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अधिगम के पठार में दो टाइप के पठार माने जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्लेटियो। एक जे शेप और एक एस शेप। जे शेप और एस शेप मतलब क्या ये है कि मान लीजिए ये एक जो ग्राफ बनाना है हमने, जैसे ये एज है, इस साइड ये एज बढ़ेगी और ये लर्निंग है, ये अधिगम है, ये इस साइड बढ़ेगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे की लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लर्निंग इस तरह से बढ़ती चली जाती है। एज बढ़ती है तो लर्निंग बढ़ती चली जाती है, इसको बोला जाता है जे शेप। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाता है आपके पास, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है आपके पास कि एज के साथ साथ अधिगम बढ़ता चला जाता है, तो वो क्या है? जे शेप। सेम केस की ये मान लीजिए एज है, इस साइड बढ़ेगी एज, ये आपकी लर्निंग है जो इस साइड बढ़ेगी। अब क्या हुआ कि एज के अकॉर्डिंग लर्निंग बढ़ती है और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि ये स्टैटिक हो जाती है। एज तो बढ़ रही है, एज तो बढ़ रही है, लेकिन लर्निंग नहीं बढ़ रही है। ये स्टैच्यूटरी हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो ये कौन सा बन जाता है? ये आपका बन जाता है एस शेप। तो प्लेटियो ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्लेटियो आपके पास कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, जे शेप और एस शेप प्लेटियो। नेक्स्ट है जी ट्रांसफेरेंस ऑफ लर्निंग। ट्रांसफेरेंस ऑफ लर्निंग, ट्रांसफेरेंस ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अधिगम के स्थानांतरण में कौन कौन से और कितने टाइप के हैं? एक पढ़ा जाता है जीरो ट्रांसफेरेंस, शून्य स्थानांतरण। पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस, धनात्मक स्थानांतरण। नेगेटिव ट्रांसफेरेंस, ऋणात्मक स्थानांतरण। पैरेलल ट्रांसफेरेंस, समानांतर स्थानांतरण। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। बायलेटरल ट्रांसफेरेंस, इसका मीनिंग होता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। द्विपार्श्विक स्थानांतरण। हॉरिजेंटल ट्रांसफेरेंस,
इसका मीनिंग होता है स्थितिज। ट्रांसफरेंस। तो ये आपके पास लर्निंग ट्रांसफरेंस होती हैं। अब ये हैं क्या क्या चीज, और आपके पास पेपर में जब क्वेश्चन बनता है तो कैसा क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिए। शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, ये सब क्या चीज है। एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान को ग्रहण करने में कोई प्रभाव नहीं डालता है। एक विषय वस्तु का ज्ञान दूसरी विषय वस्तु के ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो वो कौन सा ट्रांसफरेंस होगा, वो होगा शून्य स्थानांतरण। एक विषय वस्तु का ज्ञान दूसरी विषय वस्तु के ज्ञान को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। एक विषय वस्तु का ज्ञान दूसरी विषय वस्तु के ज्ञान का बढ़ावा देने में हेल्प करता है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। एक विषय वस्तु का ज्ञान दूसरी विषय वस्तु के ज्ञान को ग्रहण करने में बाधक बनता है, ये यहां पे बाधक बनता है, वो हो जाएगा नेगेटिव ट्रांसफरेंस। सुनो प्लीज, एक विषय वस्तु का ज्ञान दूसरी विषय वस्तु के ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं डालता है तो जीरो। सकारात्मक प्रभाव डालता है मीन्स बढ़ावा देता है, एक का ज्ञान दूसरे ज्ञान को ग्रहण करने में बढ़ावा देता है तो पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। कोई ठीक है, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है, एक का ज्ञान दूसरे ज्ञान को ग्रहण करने में नकारात्मक प्रभाव डालता है, उसको कम कर देता है, तो वो आपके पास नेगेटिव ट्रांसफरेंस। एक विषय वस्तु आप सीखने लग रहे हो, कोई भी चीज आप सीखने लग रहे हो, आपके मन में आएगी दूसरी भी सीख लें, सीख लो जी। हो सकता है ये ज्यादा हो ये कम हो, या कोई भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। एक ही समय में आप दो चीज सीखने लग रहे हो, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। दो विषय वस्तु आप सीखने लग रहे हो एक साथ, एक टाइम पे आप दो विषय वस्तु सीखने लग रहे हो, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो वो आपके पास क्या है, पैरेलल स्थानांतरण, पैरेलल ट्रांसफरेंस। बाइलेटरल में क्या होता है कि एक का ज्ञान बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ रहा है, एक का घट रहा है तो दूसरे का भी घट रहा है, एक दूसरे पर प्रभाव है, एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का बढ़ रहा है, एक का घट रहा है तो दूसरे का भी घट रहा है, तो वो आपके पास है बाइलेटरल। बस थोड़ा सा अंतर समझ लेना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन में 6 ट्रांसफरेंस तो नहीं आएंगी, ऑप्शन में तो कोई 4 ही आएंगी। मैं तो आपको वर्ड मीनिंग बता रहा हूं कि इन 6 का वर्ड मीनिंग क्या क्या है, तो ऑप्शन में जो मिल जाए उसको आप आंसर बना के आ जाना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा। दो चीज सीखने लग रहे हो, दोनों में से किसी का किसी पे कोई प्रभाव नहीं है, तो वो है पैरेलल। दो चीज सीखने लग रहे हो, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, तो वो है बाइलेटरल। और एक फिक्स है, एक नॉलेज फिक्स है, दूसरी नॉलेज बढ़ती जा रही है, एक नॉलेज फिक्स है, दूसरी नॉलेज बढ़ती जा रही है, वो आपके पास हो जाती है हॉरिजॉन्टल। एक फिक्स है, उसमें कुछ नया नहीं जोड़ रहे हो आप, एक विषय वस्तु में कुछ नया नहीं जोड़ रहे हो आप, और दूसरी को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो वो आपके पास क्या है, फिक्स। वो आपकी कौन सी ट्रांसफरेंस हो जाती है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफरेंस हो जाती है। तो ये थे आपके पास ट्रांसफरेंस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है जी, ठीक है, हर्डल इन लर्निंग। हर्डल इन लर्निंग,
हर्डल इन लर्निंग, अधिगम की बाधाएं। बाधाएं कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, या ये कह लीजिए कि इसको बोला जाता है अवरोध, अधिगम के अवरोध। ये दो टाइप के अवरोध होते हैं जी आपके पास, एक पूर्व अवरोध, एक पश्च अवरोध। पूर्व अवरोध को हम प्री हर्डल बोल देते हैं, इसको हम पोस्ट हर्डल बोल देते हैं। पूर्व अवरोध और पश्च अवरोध ये क्या क्या है, ध्यान दीजिए। एक विषय वस्तु ये है, एक कोई चीज ये है जो आप सीखना चाहते हो, तो जो आपको पहले से आता है उसको बोल दिया जाता है पूर्व ज्ञान। ये आपका पूर्व ज्ञान है। जो आपने बाद में सीखा या जो आप बाद में सीखना चाहते हो, इसको आप बोल देते हैं नवीन ज्ञान, नया ज्ञान। ये आपका नवीन ज्ञान है, ये आपका नया ज्ञान है। एक पूर्व ज्ञान है, एक आपका नवीन ज्ञान है, एक नया ज्ञान है। बस यही ध्यान रखना है। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को ग्रहण करने में बाधक बनता है। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को ग्रहण करने में बाधक बनता है, तो हो जाएगा पश्च अवरोध। जिसको याद रखने में बाधक बना हुआ है, बस आपने सिर्फ इतना ध्यान, बाद वाली चीज को याद रखने में बाधक बना हुआ है। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को याद रखने में बाधक है, याद रखने में बाधक बनता है। तो आंसर क्या है? पोस्ट हर्डल। और ये नवीन ज्ञान पुराने ज्ञान को याद रखने में बाधक है, मतलब नया सीखते चले गए, पुराना भूलते चले गए। अक्सर ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ, नया सीखते जा रहे हैं, पुराना भूलते जा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है? वो आपके पास प्री हर्डल बन जाता है। ये आपके पास है हर्डल ऑफ लर्निंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लर्निंग थ्योरीज, अधिगम के सिद्धांत। इस वीडियो को आप शेयर करें, इसको आप लाइक करें और इसको आप समझने की कोशिश करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास साइकोलॉजी का। इसके बिना मैक्सिमम आप गेन नहीं कर पाओगे। बहुत कुछ सीखना है तो कम से कम लर्निंग तो आपको बेस, आपका बेस है, ये आपको आना चाहिए। लर्निंग की जो सेकंड वीडियो है उसमें हम करेंगे लर्निंग थ्योरीज। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।